साथ ही जय भीम, मैं हूँ इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं द थिंक। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। आपको आज हम बताएंगे कि नागपुर यूनिवर्सिटी को लेकर, नागपुर यूनिवर्सिटी में सीनेट इलेक्शन को लेकर एक परिवर्तन पैनल चुनाव लड़ रहा है और इस परिवर्तन पैनल के तमाम लोग, इस सीनेट परिवर्तन पैनल के तमाम लोग आज हमारे साथ हैं। इतना ही नहीं, बहुजन समाज के विद्यार्थियों की समस्या को लेकर सीनेट परिवर्तन पैनल ने इसके पूर्व जीते हुए दो प्रतिनिधियों ने उनके लिए काम भी किया है और उनकी बातों को यूनिवर्सिटी के अंदर रखा है। साथ ही उनकी समस्या को सुलझाने के लिए भी वो अग्रसर रहे हैं और ऐसे में अब 2018 के बाद 2022 में ये सीनेट के चुनाव होने जा रहे हैं और इस चुनाव को लेकर एक जो सीनेट पैनल के लोग हैं, परिवर्तन पैनल के लोग हैं, 10 मेंबर्स को अपने कैंडिडेट को उन्होंने मैदान में उतारा है और अब उसके लिए हर जगह पर प्रचार प्रसार चल रहा है और इसी सिलसिले में वो गोंदिया में भी आए हैं। तो इस वक्त हमारे साथ जो है ख़ास तौर पर 2018 में जो सीनेट के चुनाव हुए थे, जो स्नातक चुनाव हुए थे, उसमें जो विजयी हुए थे उसमें से एक जो है शिलवंत मेश्राम सीनेट मेंबर, वो अब हमारे साथ है। तो सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है आपका सर। जय भीम। जय भीम। सर, सीनेट पैनल के माध्यम से आप इसके पहले विजयी हुए हैं और एक आदर्श आप अभी है फ़िलहाल तमाम ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए आपने क्या काम किया है? आप जब काउंसिल में गए, सीनेट काउंसिल में, तो क्या क्या स्पेशल काम किए हैं? सीनेट परिवर्तन पैनल के माध्यम से मेरे को सीनेट, जो नागपुर यूनिवर्सिटी का सीनेट काउंसिल है, वहाँ पे जाने का मौका मिला। 2018 में इलेक्शन के बाद हम जो लोग चुन के आए थे, तो 2018 के बाद प्रशांत डेकाटे सर और मैं, हमने जो भी स्टूडेंट के इश्यूज़ है, क्वेश्चंस है, उसके ऊपर काम किया। फिर उसमें शुल्क को लेकर हो, फीस को लेकर हो, एग्ज़ाम फ़ी को लेकर हो, रिवॉल्यूशन फ़ी को लेकर हो, या फिर संशोधक जो स्टूडेंट है, विद्यार्थी है, उसकी फेलोशिप बढ़ाने को लेकर हो। तो ये काम हमने किए हैं। साथ ही साथ जो विद्यार्थी और विद्यार्थिनियों का जो हॉस्टल है वो होना चाहिए, क्योंकि पुराने हॉस्टल अभी काम नहीं कर रहे हैं और इस वजह से जो 500 स्टूडेंट वहाँ पे रह सकते हैं, लड़कियां रह सकती है, लड़के रह सकते हैं, इसके लिए हमने प्रावधान किया है। एक 500 लड़कियों का, लड़कों का नए से हॉस्टल बनेंगे। साथ ही साथ जो रीडिंग रूम है वो भी बनेगा। 1000 लड़कियां, लड़के वहाँ पे बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं। महात्मा फुले जो हमारे महापुरुष हैं, जिन्होंने हमें शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार दिया, उसके लिए उन्होंने संघर्ष किया। आज बहुजन समाज महात्मा फुले जी के जो संघर्ष है, उस संघर्ष की वजह से शिक्षा ग्रहण कर रहा है। तो उनकी विचारधारा हमारे स्टूडेंट तक जाए, उनका मैसेज स्टूडेंट तक जाए, इसलिए महात्मा फुले विचारधारा विभाग शुरू करने का हमने निर्णय लिया है और उसका प्रस्ताव भी सीनेट काउंसिल में हमने पारित किया है। साथ ही साथ उनका स्मारक भी वहाँ होगा। अगर हमारा स्टूडेंट नागपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ता है तो उसको लगता है कि यहाँ से पढ़ने के बाद हमें रोज़गार मिले, लेकिन इंडिया की कंडीशन देखी जाए तो रोज़गार अभी लड़कों को मिलता नहीं। इसलिए हमने सोचा, अगर जापानीज़, फ्रेंच लैंग्वेज, जर्मन लैंग्वेज, चाइनीज़ लैंग्वेज, इन लैंग्वेजों का प्रशिक्षण अगर हम अपने स्टूडेंट को देते हैं विद्यापीठ के माध्यम से, तो इनको रोज़गार उस देश में मिल सकता है। इसलिए वो प्रशिक्षण कार्यक्रम भी शुरू करने जा रही है विद्यापीठ। उसके साथ साथ जो स्पर्धा परीक्षाएं होती है, उसको लेकर भी हमने काम किया है। स्पर्धा प्रशिक्षण कार्यक्रम भी विद्यापीठ चलाएगा। तो ये जो स्टूडेंट के जो इश्यूज़ है, और बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं, शुल्क को लेकर होते हैं, साथ साथ पीएचडी शुल्क को लेकर होते हैं, और क्वेश्चन जो होते हैं ये प्रशासन के माध्यम से हर बार निर्माण होते हैं। तो उन इश्यूज़ को लेकर, उन क्वेश्चंस को लेकर हम सीनेट परिवर्तन पैनल के माध्यम से, और मैं खुद से एक सीनेट मेंबर होने के नाते से काम कर रहा हूँ, काम कर रहे हैं और विद्यार्थियों को न्याय देने का काम कर रहे हैं। सर, आप सीनेट परिवर्तन पैनल, यह जो है यह एक सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन लगती है, एक पैनल लगती है। जब आप सीनेट काउंसिल में बैठते हैं तो और भी मनवादी पार्टियों के जो स्टूडेंट विंग है, जैसे कि एबीवीपी हो गया, एनएसयूआर हो गया, वहाँ के भी जो मेंबर्स होते हैं, तो उनके साथ किस प्रकार संघर्ष करना पड़ता है जब आप एससी एसटी ओबीसी के विद्यार्थियों के लिए बात उठाते हैं या फिर सवाल करते हैं? विचारधाराओं का संघर्ष तो है
अगर मनुवादी लोग हैं, अल्पजन हिताय अल्पजन सुखाय वाले लोग हैं, तो हमारे जैसे बहुजन हिताय बहुजन सुखाय वाले जो लोग हैं, तो जाहिर सी बात है संघर्ष तो होगा, एक वैचारिक मतभेद होता है, द्वंद्व होता है। तो इसको एक अच्छे वातावरण के साथ आगे लेकर जाकर हम स्टूडेंट को न्याय कैसे दिलाए, इसके ऊपर बात करते हैं। वहाँ पे हम अगर कोई प्रस्ताव ऐसा आता है कि जो स्टूडेंट के हित में नहीं है, जो हमारे हित में नहीं है, तो हम उसके जो प्रस्ताव होता है उसके विरोध में खड़े होते हैं, पूरी ताकत के साथ होते हैं। अब एक दो ऐसे प्रस्ताव आए हैं जो हमारे जो सीनियर सीनेट मेंबर है, जो दूसरी पार्टी को से विरोधी पक्ष में से है, उन्होंने स्टूडेंट के विरोध में रखे और उस प्रस्ताव का स्टूडेंट पे डायरेक्ट असर होने वाला था। एक ऐसा इफेक्ट जिससे एक तो स्टूडेंट की एग्ज़ाम फीस बढ़े या फिर उसका शिक्षण शुल्क बढ़े। तो मैंने और डेकाटे सर ने इसको खारिज किया, उसके विरोध में हम पूरे जोर के साथ ताकत के साथ खड़े रहे। तो ऐसे कुछ प्रस्ताव आते तो हम खड़े रहते हैं, और जब एक अच्छा प्रस्ताव आता है जो स्टूडेंट हित में होता है तो उसका समर्थन भी करते हैं। ऐसा नहीं, अगर कुछ स्टूडेंट हित में है, बहुजन हित में है, विद्यार्थियों के हित में अगर कोई भी प्रस्ताव है तो उसको हम समर्थन ही करते हैं। लेकिन जैसे मेजॉरिटी में वो लोग अगर आ जाते हैं तो काफ़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। बिल्कुल, मेजॉरिटी का तो आपको पता है कि अगर किसी भी सत्ता मतलब पक्ष की, सत्ता पक्ष बोलेंगे हम उसको, अगर मेजॉरिटी के साथ है तो वो मनमानी पे उतर आता है। ऐसे में जो ग्रेजुएट काउंसिल है, तो सीनेट परिवर्तन पैनल के माध्यम से हम 2022 में जो सीनेट इलेक्शन होने जा रहा है, हम सोच रहे हैं कि जो 10 ग्रेजुएट हमें उम्मीदवार भेजने हैं, प्रतिनिधि वहाँ पे भेजने हैं, वो 10 के 10 भेजे जाए ताकि हमारी ताकत बढ़े। और जो हम 2 लोग हैं, अब 2 लोग और 76 जो मेंबर होते हैं सीनेट काउंसिल में, तो हमारी ताकत कम गिरती है। ऐसे में हम कुछ समविचारी पक्ष जो वाले होते हैं उनको साथ में लेकर चलते हैं। हम इस बार ये सोच रहे हैं कि पैनल के माध्यम से अगर ग्रेजुएट काउंसिल में 10 उम्मीदवार हम उतारते हैं, पिछले वक्त भी उतारे थे, और ये चुनकर अगर हम लाएंगे, लोगों से हमारी अपील भी है, पदवीधर जो नागपुर यूनिवर्सिटी का है उनसे अपील भी है कि अगर आप हमारे 10 कैंडिडेट चुनकर लाते हो तो जो हमने काम किए हैं उसके बावजूद और अच्छे काम आपके लिए होंगे, आपके हित में होंगे। और सीनेट परिवर्तन पैनल हमेशा एक परिवर्तनवादी पैनल है, बहुजनवादी पैनल है। वो जो यहाँ पे जब हमारी पैनल बनी तब हमने सोचा कि जो फुले शाह अम्बेडकर विचारधारा के लोग हैं, परिवर्तनवादी लोग हैं, बहुजनवादी लोग हैं, इनको साथ में लेकर हमने पैनल बनाया। आज हमारे पास 17 संगठन है, अलग अलग संगठन के लोग हमारे साथ हैं, और ये हम कारवा आगे इसलिए लेके जा रहे हैं कि हम एक नागपुर यूनिवर्सिटी के अंदर स्टूडेंट को हमारा केंद्र बिंदु मानते हैं, और स्टूडेंट का हित कैसे हम कर सकते हैं, उसको न्याय कैसे दिला सकते हैं, इसके ऊपर काम करना ज़रूरी है। क्योंकि अगर स्टूडेंट एक अच्छा उसको न्याय मिलता है, एक अच्छा अवसर मिलता है, वो आगे बढ़ता है, तो निश्चितच इसमें समाज का और देश का हित है। सर, इसमें मैं एक और बात ये हमारे ध्यान में आई, जब हम सीनेट इलेक्शन को लेकर जब हम बात करते हैं तो इसकी जागरूकता काफ़ी कम है, और जो ग्रेजुएट बच्चे हैं और ख़ासकर जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, तो इसके लिए क्या खास जागरूकता का काम इस पैनल की तरफ से हो रहा है? ऐसा कुछ प्रोग्राम चला रहे हैं आप? बिल्कुल, पैनल के माध्यम से हम व्हाट्सएप पे, अभी तो फ़िलहाल सोशल मीडिया का दौर है, तो सोशल मीडिया के माध्यम से FB पे, व्हाट्सएप पे हमारे मैसेजेस, हमारे कार्यकर्ता जो भी सहभागी संगठनाएं हैं, 17 संगठनाएं हैं, उनके विंग्स जो है वो जो नागपुर विद्यापीठ के अंतर्गत 4 जिले आते हैं, उस सभी ज़िलों में है। और ग्रामीण जो लड़के हैं हमारे पदवीधर है, तो उनकी तरफ जो है मैसेज जा रहा है कि आप रजिस्टर्ड हो जाइए, आप मतदार बनिए, कि जब आप मतदार बनोगे तो आप अपना अधिकार पाते हो, और एक मतदार होने के नाते आपका कर्तव्य बनता है कि आपके राइट्स के लिए, आपके अधिकार के लिए जो पैनल काम कर रही है उसके साथ आपको खड़ा होना है। तो सर, क्या क्राइटेरिया है मतदार बनने के लिए? मतदार बनने के लिए अगर नया है 2017 के पहले और 2017 और हम बात करते हैं 1989 से,
तो 1989 से लेकर 2017 तक जो पुराने रजिस्टर्ड ग्रेजुएट है, जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ है, उनको रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, उनको बी फॉर्म ही भरना है ताकि वो वोटर हो सके। और जो नए हैं 2017 के बाद अब 2022 इलेक्शन को लेकर, तो उनको ए फॉर्म के साथ साथ बी फॉर्म भी भरना है। तो ये 2 प्रोसेस उनको करनी है नए रजिस्टर वालों को। तो अभी इस चुनाव में आपके क्या मुद्दे रहेंगे? इन 17 संगठनों के साथ साथ इस सीनेट परिवर्तन पैनल का किस मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है? जो एक तो मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि विद्यापीठ प्रशासन हमेशा कुछ ना कुछ ऐसी हरकत करता है जिससे स्टूडेंट के प्रॉब्लम बढ़े। फिर वो एग्ज़ाम शुल्क हो, शिक्षा शुल्क हो, उसके साथ साथ हॉस्टल्स के प्रॉब्लम हो, और कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जो रोज़गार से रिलेटेड होते हैं। तो प्रशासन नहीं चाहता कि रोज़गार बढ़े, बहुजनवादियों को अवसर मिले। तो हम ये चाहते हैं कि जो हमारे बहुजन स्टूडेंट हैं उनको रोज़गार के अवसर मिले, उनको बड़े पदों पर जाने का मौका मिले। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने ये सोचा है कि हमारे जो नागपुर यूनिवर्सिटी के जो स्नातकोत्तर डिपार्टमेंट है वो बड़े 2 डिपार्टमेंट का प्रस्ताव हमने रखा, वो मंजूर हो गए। एक डिपार्टमेंट का प्रस्ताव अभी मतलब चल रहा है, वो भी मंजूर हो गया है। तो इससे क्या होगा कि रोज़गार बढ़ेगा। साथ ही साथ हम अपने महापुरुषों की जो शिक्षा है, उनके विचार है, वो लोगों तक पहुंचा सकते हैं। जो महात्मा फुले विचारधारा विभाग है जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। सर, निजीकरण की वजह से काफ़ी नुकसान हो रहा है, और शिक्षा क्षेत्र में जो निजीकरण आया, जो नंबर ऑफ कॉलेजेस जो है प्राइवेट कर दिए गए हैं, और सरकारी कॉलेजों की जो कमी और या फिर पट संख्या कहो, इसके नाम पर उनकी वो बंद भी हो रहा है। तो इस पर क्या सीनेट पैनल काम करेगी? बिल्कुल, तो यही मुद्दा मैं बोलने जा रहा था। हमारा मुद्दा ये रहेगा कि गवर्नमेंट कॉलेज, शासकीय महाविद्यालय बड़े 4 जिले नागपुर यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आते हैं, बाकी के 2 जिले भी है, चंद्रपुर, गढ़चिरौली। तो हमने पदवीधर के इलेक्शन के वक्त ये प्रस्ताव रखा था कि भाई नागपुर, ये जो पूर्व विदर्भ है, इसके अंतर्गत जो 6 जिले आते हैं उसमें हम शासकीय महाविद्यालय जो है, जो प्लेन कोर्सेस होते हैं, इसके लिए, और इंजीनियरिंग कॉलेज, शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज ये भी हो, हर ज़िले में हो, ताकि हमारे स्टूडेंट को भटकना ना पड़े और एक अच्छा शिक्षण वहाँ पे मिले। प्राइवेट कॉलेजेस में ये हो रहा है कि भाई शिक्षा शुल्क के माध्यम से बहुत सारी फीस ली जा रही है, अपने घर भरे जा रहे हैं। अगर गवर्नमेंट कॉलेजेस बनते हैं तो हमारे स्टूडेंट को एक अच्छा अवसर मिल सकता है पढ़ाई में, और एक अच्छी शिक्षा मिल सकती है, और साथ ही साथ ये जो प्राइवेटाइजेशन है इसको ख़त्म भी किया जा सकता है। तो इसकी ये जो डिमांड है हमारी ख़ास तौर पर रहेगी, और इसके लिए हम काम कर रहे हैं। हाँ, तो हमारे साथ थे सीनेट मेंबर थे नागपुर यूनिवर्सिटी के, जो काउंसिल मेंबर है, और उनसे आज हम बातचीत करते। उसी के साथ साथ इस सीनेट परिवर्तन पैनल को अलग अलग 17 संगठनों ने समर्थन दिया है, और इस पैनल के साथ चुनाव भी लड़ रहे हैं। और ये 2022 का जो चुनाव होने जा रहा है नागपुर यूनिवर्सिटी के सीनेट के लिए, तो उसमें अलग अलग संगठन के लोग हैं, जिसमें हमारे साथ है भीम आर्मी के संगठन के जिलाध्यक्ष, और उनसे हम जानेंगे सर क्या सोच समझकर आपने इस पैनल को अपना समर्थन दिया है। सबसे पहले तो हम जो सीनेट परिवर्तन पैनल में भीम आर्मी की तरफ से मैं जिलाध्यक्ष नागपुर अंकित राउत, इस संगठन में जुड़ने का सबसे महत्वपूर्ण हमारा जो उद्देश्य है कि जिस तरह इस देश में जो प्राइवेटीकरण हो रहा है, और जिस तरह यहाँ पे आप देखेंगे कि नागपुर विद्यापीठ में जो आरएसएस की नीति के अनुसार जो विद्यार्थियों को जो प्रश्न को मतलब जो उनके सामने प्रश्न आ रहे हैं उनके ऊपर उनको राहत नहीं मिल रही है। बहुत सारे प्रश्न आते हैं एजुकेशन शुल्क से लेकर शिष्यवृत्ति से लेकर, तो उनके रहने से लेकर तो उनके निवास तक के, मतलब ग्रामीण भाग से जो विद्यार्थी वहाँ पढ़ने आता है उनको कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उस समस्याओं के सामना अगर वो कर रहे हैं तो उनको राहत देने के लिए एक विद्यापीठ में जो एक ग्रेजुएट काउंसिल होती है उसमें जब अगर हमारे समाज के, बहुजन समाज के अगर पदवीधर चुन के जाते हैं तो उन विद्यार्थियों का प्रश्न और उन विद्यार्थियों की समस्या वहाँ रख सकते हैं, ताकि उन विद्यार्थियों को अच्छी तरह से शिक्षा मिल सके और आने वाले समय में ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन लेने वाले बच्चे वहाँ पर पढ़ सके। क्योंकि होता क्या है कि ज़्यादातर लोग आप देखेंगे कि प्रस्तावित पैनल के जो लोग रहते हैं वो उन विद्यार्थियों की समस्या के ऊपर काम नहीं करते, लेकिन हमारा जो सीनेट परिवर्तन पैनल है वो बहुजन महापुरुषों की विचारधाराओं के ऊपर काम कर रहा है, और आने वाले समय में यह पैनल 10 के 10 सीट जीतकर इन विद्यार्थियों को शिक्षा देने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करेगा। और इसी तरह हमारे पैनल में ज़्यादा से ज़्यादा युवा जुड़ रहे हैं, और आने वाले घड़ी में हम ये सीनेट इलेक्शन जीतने वाले हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ गोंदिया के प्रतिनिधि है और इन्होंने भी इस पैनल को समर्थन दिया है। सर, मैं ये जानना चाहूँगी कि एबीवीपी भी है, नागपुर यूनिवर्सिटी में काम कर रही है, और एनएसयूआई है, कांग्रेस का भी एक विद्यार्थी विंग है, और ऐसे में आपने इस पैनल को क्यों चुना? एबीवीपी और एनएसयूआई ये जो विद्यार्थी संगठन हैं बहुत कई सालों से कॉलेज लेवल पर काम करती है। हाँ। लेकिन इन संगठनों का अगर इतिहास अगर देखते अपन, तो इन लोगों ने सामान्य विद्यार्थियों की जो समस्या है, इन सामान्य विद्यार्थियों की समस्या के बारे में कभी भी इन्होंने बात नहीं की है। उन्होंने जो प्रस्थापित जो उच्च वर्णीयों की जो विचारधारा है, उन विचारधाराओं को लेके ही आंदोलन किए हैं। जैसा एक उदाहरण के तौर पे मैं बोलता हूँ कि मुझे किसी की धार्मिक भावना भड़काने का ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। जैसा कश्मीर मुद्दा है, तो कश्मीर मुद्दा ये विद्यार्थियों की समस्या नहीं है। 370 या जो भी और कोई मुद्दा है, तो ये कोई विद्यार्थियों की समस्या नहीं है। विद्यार्थियों की फीस नहीं बढ़ना चाहिए, हॉस्टल की सुविधा बराबर होना चाहिए। बेसिकली जो प्राइमरी एजुकेशन है, ये प्राइमरी एजुकेशन इज़ द फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। लेकिन अभी प्राइमरी एजुकेशन किस प्रकार का है? जहाँ 4 क्लासेस है वहाँ 2 टीचर्स है, जहाँ 4 क्लासेस है वहाँ 1 टीचर है। अगर 4 क्लासेस में अगर 1 टीचर रहेगा तो क्या प्राइमरी एजुकेशन मजबूत बनेगा? अगर प्राइमरी एजुकेशन अगर मजबूत नहीं बनेगा तो फिर हायर एजुकेशन में हमारे जो बच्चे जाने वाले हैं वो ऑटोमेटिकली कमज़ोर हो जाएंगे। लेकिन एनएसयूआई या एबीवीपी इन संगठनों ने, मैंने कभी उनका इतिहास अगर मैंने देखा तो प्राइमरी एजुकेशन मजबूत हो इसके बारे में कभी उन्होंने आंदोलन नहीं किया। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जब हमारा बच्चों का प्राइमरी एजुकेशन का मजबूत होगा तभी वो हायर एजुकेशन के लिए ज़्यादा लायबल बनेंगे। और अभी तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो मोदी सरकार ने लाया है वो तो इतने खतरनाक है कि अभी ये तो वक्त नहीं है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बोलने का, क्योंकि उसमें जो 3 ग्रेड की जो यूनिवर्सिटी जो बनाई जाने वाली है, तो 3 ग्रेड की यूनिवर्सिटी में इतना खतरनाक एजुकेशन रहेगा। 10वीं 12वीं तक का तो बच्चे पढ़ लेंगे, लेकिन 10वीं 12वीं तक पढ़ने के बाद क्या मिलेगा उनको? कुछ अपना खुद का जॉब बना कर सकेंगे क्या? उनको एम्प्लॉयमेंट मिल सकेगा? नहीं। अगर उनको एम्प्लॉयमेंट अगर मिलना है या अगर जॉब क्रिएट करना है तो वो यानी यूनिवर्सिटी एजुकेशन से ये संभव है। लेकिन यूनिवर्सिटी एजुकेशन अभी वो इतना ख़त्म कर रहे हैं कि बहुजन समाज महंगा हो गया है, खरीदना पड़ रहा है। इतना खतरनाक होगा कि आप खरीदेंगे तो भी आप बहुजन समाज का व्यक्ति सक्सेसफुल नहीं होगा। हाँ, तो यह बहुत सारी समस्या है और इसलिए ये जो सीनेट परिवर्तन पैनल है, ये सीनेट परिवर्तन पैनल ये बहुजन महापुरुषों की विचारधारा को लेकर चलने वाली पैनल है। और इसलिए ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, जो भी लोग हैं, जो भी फुले शाह अम्बेडकर विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे पैनल को सहकार्य करें। तो और आने वाले समय में एक मैं बात बता देना चाहता हूँ कि ऐसे बहुजन महापुरुषों की विचारधारा को लेकर और ऐसी संगठनाएँ हैं, बोलते अलग है, करते अलग है। ये हमारे बहुजन समाज के कार्यकर्ताओं की और नेताओं की बहुत बड़ी समस्या है। तो आने वाले समय में आपको लगता है कि यह पैनल इस देश के 85% SC ST OBC के बच्चों के लिए, युवाओं के लिए, जो ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट, उनके लिए काम करेगी? बिल्कुल, ये आपका विश्वास है? बिल्कुल। हमारे साथ प्रहार संगठन ने भी इस पैनल को समर्थन दिया है। तो प्रहार संगठन की तरफ से हमारे पास ताई हैं और उनसे हम जानेंगे क्या आपको क्या लगता है कि आप इस पैनल को आपने समर्थन दिया है, आपके संगठन ने, आपको कौन सी समस्याएँ नज़र आती है विद्यार्थियों की? पहली बात तो मैं ये बताना चाहूँगी कि जो ताकत होती है वो जोड़ने से बढ़ती है, तोड़ने से नहीं। और फुले शाहू और आम्बेडकरी विचारधारा पे चलने वाली सीनेट परिवर्तन पैनल को प्रहार जनशक्ति पक्ष नागपुर ने समर्थन दिया है। कई बार हम लोगों के ऐसे मुद्दे होते हैं जो हम लोग अकेले नहीं सुलझा सकते। ये पैनल जब समविचारिक संगठनों से मिलकर बना हुआ है तो हम लोगों ने चयन किया कि हम इस पैनल को समर्थन देंगे। और आज का जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है एम्प्लॉयमेंट। तो हम लोगों का जो मुद्दा है ये सीनेट में जब हमारे सदस्य चुनकर जाएंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले और ऑनलाइन एम्प्लॉयमेंट फोरम खुले, जो यूनिवर्सिटी के तरफ से अभी भी है एम्प्लॉयमेंट, लेकिन वो एम्प्लॉयमेंट सेल कुछ काम नहीं करता है। तो एक ऑनलाइन एम्प्लॉयमेंट बनना चाहिए, सिस्टम ऐसा स्टार्ट होना चाहिए कि जहाँ पर मीडिएटर का काम ना हो और सारी चीज़ें ऑनलाइन हो जाए। जो अभी नई शिक्षा पॉलिसीज़ नहीं, जो अभी नई शिक्षा नीति बनी है, जैसे कि कोरोना काल में जो ऑनलाइन एजुकेशन का जो दौर चला है, तो ये ऑनलाइन भगवान न करे, लेकिन अगर फ्यूचर में कभी ऐसी आपदा आती है तो
यूनिवर्सिटी को उस लेवल पे तैयार रहना चाहिए कि वो बच्चों को एजुकेशन देने में, मतलब क्लासेस लेने में और एग्जामिनेशन करने में किसी भी तरह का कोई हैसल पैदा ना हो और बच्चे स्मूथली अपनी शिक्षा भी कर सके और एग्ज़ाम्स भी दे सके। और दूसरा एक और था कि जो विद्यार्थी विकास निधि आती है तो इसका फ़ंड का इस्तेमाल नहीं हुआ जाता है। स्पोर्ट्स फंड आता है लेकिन बच्चों को स्पोर्ट्स में कोई प्रशिक्षण नहीं दिया जाता। उंगलियों पे गिने जाए इतने 4 ज़िले से बच्चों का स्पोर्ट्स में सिलेक्शन होता है गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो उसको कैसे इम्प्रूव करे, उसको कैसे एनहांस करे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षक विकास निधि है जो विद्यार्थी वो इस्तेमाल करे यूनिवर्सिटी। तो इस प्रकार अलग अलग विद्यार्थियों के मुद्दों को लेकर सीनेट परिवर्तन पैनल काम कर रही है और अब आने वाले 2022 के इस सीनेट चुनाव में ये मैदान में है और इन्हें ये 10 कैंडिडेट दे रहे हैं। साथ ही 17 संगठनों का इन्हें जो है समर्थन मिल चुका है। आपको बता दें कि अगर आप ग्रेजुएट हैं तो इसका रजिस्ट्रेशन बहुत ही आसान है। आप नागपुर यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर भी कर सकते हैं और कई जगहों पर इन्होंने जिला वाइज अपने प्रतिनिधि छोड़े हैं, उनके भी नंबर्स आपको हम इस चैनल के नीचे दे देंगे। आप उन चैनल पर उस नंबर पर जाकर आप अपने डिग्री का फ़ोटो और आधार कार्ड अगर आप भेजते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। आपको बता दें कि ये जो नागपुर यूनिवर्सिटी का सीनेट चुनाव है आने वाले 2022 का, इस साल का, तो इसमें 4 ज़िले जो है वो पार्टिसिपेट करने वाले हैं, जिसमें कि नागपुर, भंडारा, वर्धा और गोंदिया, इन 4 ज़िलों के जो विद्यार्थी हैं वो भी नागपुर यूनिवर्सिटी से अगर पास आउट है तो और वहाँ से उनका डिग्री हुआ है तो वो तमाम लोग जो है वो एलिजिबल रहेंगे, वो वोटर बन सकते हैं। और अगर आपके पास यह खबर पहुँच रही है तो आप जल्द से जल्द सीनेट परिवर्तन पैनल को अगर आप वोट देना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको वोटर बनना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही। बने रहे द थिंक पर। जय भीम, जय भारत।